फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम कर रहे हैं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4, जो कि हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। यह पार्ट 4 होगा वीडियो का। इसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल रहा है 1885 ईस्वी से 1947 के बीच में जितने सारे आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें हम कांग्रेस से उदय से लेकर के देश की आजादी तक 1947 तक में जितने सारे मूवमेंट कैंपेन हुए हैं उसके अलग अलग कारण और उनका विवरण हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करना है राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय का क्या कारण था उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय पॉइंट है। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो धार्मिक और विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना का एकता थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। यानी कि राष्ट्र की भावना जो है पहले विकसित नहीं था, धीरे धीरे हमारे देश के लोगों में राष्ट्र की भावना आने लगती है। तो उसके यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण मैं आप लोगों को बिंदुवार बता रहा हूं। यहाँ पर पहला कारण है कि भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा। चौथा है 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। पांचवा है यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। और छठा पे यहाँ पे देखें प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। और सातवां अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। 8 नंबर में है ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य। 9 नंबर में है विदेशी दासता का प्रभाव। 10 नंबर में समकालीन साहित्य की भूमिका। तो राष्ट्रवाद के उदय के ये प्रमुख कारण है। इन सभी के कारणों की वजह से देश के लोगों में एक राष्ट्र एक भावना, देशभक्ति की भावना जागी। तो यहाँ पर हम जानेंगे कांग्रेस के उदय से पहले राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस का उदय जो 1885 में हुई है, उनसे पहले कुछ संस्थाएं थी जो कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए काम कर रही थी। तो उन संस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। संगठन का नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना सन 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेज भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना, और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये रहा था कि यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न। दूसरी संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना सन 1839 ईस्वी में लंदन में हुआ। विलियम एडम एवं अन्य अंग्रेज अध्यक्ष लॉर्ड ब्राउन की सहायता से हुआ। उसके बाद देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना था इसका मकसद। उसके बाद इस संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। ये था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में कहां पे? लंदन में हुआ था। तीसरा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मुखपत्र हिंदू पेट्रियाट इसका नाम था, जिसकी स्थापना सन 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर व अन्य, मिलकर अध्यक्ष राजा राधाकांत देव। और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना तथा यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार करना था। और इसका महत्वपूर्ण कार्य रहा है नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग। सन 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्रित किया। 1860 में आयकर लगाने का विरोध किया। तो ये सब किसने किया? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना
1851 ईस्वी में कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद जानते हैं बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इसके संस्थापक थे जगन्नाथ शंकर और इसका उद्देश्य था भारतीय हितों की सुरक्षा। और पांचवा सोसाइटी जो था वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों में अवगत कराना। और 1869 में इसकी शाखा बंबई में स्थापित की गई। तो यहाँ पर कांग्रेस के उदय से पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जिसके बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और संस्थाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना सन 1870 ईस्वी में पूना में हुआ था और इसका संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी। इसका उद्देश्य था जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अनेक आंदोलनों में इसने भाग लिया। किसने? पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में। किसके द्वारा? गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। उसके बाद आता है इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अध्यक्ष मनमोहन घोष, सचिव आनंद मोहन बसु। और इसका उद्देश्य था देश में जनता की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना। और इसका महत्वपूर्ण कार्य रहा है सिविल सर्विसेज आंदोलन 1877, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में आंदोलन। उसके बाद आता है संगठन का नाम मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना सन 1884 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसके पदाधिकारी यानी संस्थापक थे अध्यक्ष पी रंगिया नायडू, सचिव बी राघवाचारी एवं आनंद चार्लू। और इसके उद्देश्य थे प्रशासनिक सुधार, भारतीय हितों की सुरक्षा। उसके बाद आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष कब रहा है? तो 1885 ईस्वी में बंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ त्र्यंबक, बरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता। और इसका उद्देश्य रहा है भारतीय हितों की सुरक्षा करना। अब हम जानेंगे कांग्रेस के उदय में सहायक कारक। कांग्रेस का उदय में सहायक कारक का मतलब यही हुआ कि कांग्रेस का उदय होने का क्या कारण था और ये किस वजह से यह उदय हुआ। तो जानते हैं यहाँ पर पहला कारण है कि लिटन के कारनामे। हमने पढ़ा था वायसराय लिटन के बारे में। तो हम जानते हैं कि लिटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत को 1857 ईस्वी के विद्रोह से भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस संदर्भ में लिटन के प्रमुख कारनामे थे। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आता है दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डिजरेली सरकार ने सन 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया के हिंदुस्तान का कैसर ए हिंद घोषित किया। सन 1877 में बड़ी डांट से दिल्ली दरबार लाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से पीड़ित थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 14 मार्च सन 1878 को लिटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। ये भी इसका प्रमुख कारण था कांग्रेस का उदय होने का। सिविल सर्विसेज में उम्र घटाना। सन 1877 में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर अधिकतम 19 वर्ष कर दिया, जिससे भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। और यहाँ पे आता है आर्म्स एक्ट, जो कि 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में हुआ था। इस एक्ट के जरिए लिटन सरकार ने भारतवासियों से अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। उसके बाद आता है इल्बर्ट बिल सन 1883 में 1883 ईस्वी में। रिपन के अनुसार सलाहकार सीपी इल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेट या सेशन जजों का यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर
विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरों के विद्रोह के कारण बना। इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया। विधेयक का सार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वो जूरी की मांग कर सकते हैं, जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। अब भारतवासियों ने समझ लिया कि वे अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते थे। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा, जिसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कांग्रेस की स्थापना भारत के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। यानी कि जब देश में आंदोलन होता था तो उसको सुनने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना किया कि यहाँ पर हम किसी भी संगठन के जरिए देश के अंदर जो उग्र चलता है उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। भारतीय सिविल सेवा में सन 1882 में सेवानिवृत्ति के बाद ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों एवं राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। सन 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सम्मेलन प्रारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पे, तो मुंबई में कौन सा स्कूल का नाम था, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली वार्षिक घोषणा दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था, भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और बंबई का गवर्नर लॉर्ड रे था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करता हूं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे, तो भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना। दूसरा है कि राष्ट्रीय जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना। तीसरा है भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना। चौथा है जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो ये सारे रीजन थे कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य के। और जानेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो अधिवेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सन 1885 ईस्वी में बंबई में इसकी अध्यक्षता पहली अध्यक्षता हुई, व्योमोस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरी जो है इसकी कलकत्ता में होता है कांग्रेस अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसका अध्यक्ष बनता है दादा भाई नौरोजी। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भेज दिया। उसके बाद तीसरा अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में मद्रास में, और तीसरे अधिवेशन में बरूद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन में सब्जेक्ट्स कमेटी का गठन किया गया। तो बरूद्दीन तैयब जी जो बने पहले मुस्लिम हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद आता है सन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया। तो मैं बता दूं कि यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान शेर राजा हुसैन ने जारी किया। इसकी अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने सन 1888 में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद आता है ईस्वी सन 1898 ईस्वी मद्रास में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बोस। इस अधिवेशन के दौरान
कर्जन वायसराय बनकर आया। सन 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के इस मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में किया था। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 का सूरत में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम व गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया और यहाँ से हमारा जो है कांग्रेस विभाजन हो जाता है, दो खेमों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल में। सन 1911 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर ने किया था। इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया। उसके बाद आता है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इस अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए थे। सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। उसके बाद आता है 1922 ईस्वी में गया कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। इस अधिवेशन के बाद सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात सन 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया। उसके बाद आता है सन 1924 का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश लें तथा सरकार की नीतियों का विरोध करें। गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, वो थे बेलगांव यानी कर्नाटक में। उसके बाद आता है 1925 का कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो भारतीय महिला ने जो पहली बार अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। उसके बाद आता है 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। सन 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। सन 1923 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंबई में और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया। सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। बाद में इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सन 1948 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ और पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर पट्टाभी 1948 का होगा जयपुर, जहाँ पर इस अधिवेशन का अभिभाषण गण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम व राष्ट्रगान से शुरू हुआ। तो हमने जाना यहाँ पे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता का वर्ष, तो ये बहुत इंपोर्टेंट था। और यहाँ पर हम जानेंगे कांग्रेस में प्रथम जो थे वो बहुत इंपोर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार। जैसे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो बरुद्दीन तैयब। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की तो जॉर्ज जूले। वह प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो यहाँ पर हो जाएगा वह प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट।
जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। सन 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत हैं। भारत की आजादी के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उसके बाद देखें तो स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 ईस्वी तक। उसके बाद देखें तो प्रमुख यूरोपीय कंपनियों जिनसे कांग्रेस की अध्यक्षता की, प्रमुख यूरोपियन जिन्होंने की कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो यूरोपियन यानी अंग्रेजों ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो पहला तो जॉर्ज जूले थे जिसने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। दूसरा था अल्फ्रेड वेब जिसने 1894 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तीसरा था हेनरी कॉटन जिसने 1904 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया। पांचवा एनी बेसेंट जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य यह है जो जिसने दिया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी चाय की मैं इसको शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दूं। यह कथन किसका था? तो यह कथन था वायसराय कर्जन का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमने यहाँ पे जाना कांग्रेस की स्थापना वर्ष, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस से रिलेटेड जितने टॉपिक बनते थे हमने किया। अब यहाँ पर जानेंगे कांग्रेस का प्रथम चरण का आंदोलन। अब यहाँ पर हम मेन रूप से आंदोलन की बात करेंगे। तो कांग्रेस का जो प्रथम चरण का आंदोलन था 1885 से 1905 तक, यह उदारवादी चरण था। यहाँ पर अनुनय विनती के द्वारा हम आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को सन 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। यह कांग्रेस की स्थापना के समय उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधार की मांग की। उदारवादियों ने अनेक प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य रखा। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सिविल सेवा के भारतीयकरण, उसकी परीक्षा भारत व इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने तथा उम्मीदवार की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की गई। उदारवादियों ने प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय करने की मांग की तथा आयकर एवं नमक कर एवं कमी तथा आबकारी कर में वृद्धि की मांग की। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी तथा प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार तथा उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों को गठन की मांग की। उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंकों की स्थापना करने, मुक्त व्यापार की नीति समाप्त करने की मांग की, सैनिक एवं असैनिक व्यय में कमी करने तथा भारत से धन निष्कासन रोकने की मांग की। इस चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी जहां प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इन प्रस्तावों को भारत सरकार, भारत सचिव, ब्रिटिश सरकार तथा क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा जाता था। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे। इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार एवं न्यायप्रिय है, अतः वे भारत के हित में अवश्य कदम उठाएंगे। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रहा। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी एवं रमेश चंद्र दत्त तथा डी.ई. वाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उदारवादी तथा नरमवादी नेता यहाँ पर हम जानेंगे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, ये सभी के सभी उदारवादी नेता थे।
और गर्मपंथी नेता की बात करें तो यहाँ पे था दीनसा इवाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष, ये सभी के सभी नरमपंथी नेता थे। तो चलिए और यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है यो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए एओ ह्यूम ने व्योमोस चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया, केटी तेलंग ने अनुमोदन किया। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया। द्वितीय अधिवेशन में स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में सैयद बरूद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। यह काम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषाओं में तमिल, हिंदी आदि भाषण हुआ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज जूली की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। बंबई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला भी सम्मिलित हुए। बंबई अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली सम्मेलन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ये प्रथम भारतीय स्नातक महिला थी। जुलाई 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना लंदन में हुई। इसने इंडिया नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। सन 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए मेरी महान आत्माकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण का काल शुरू होता है सन 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, जिसमें उदारवादी एवं गर्मपंथी चरण दोनों शामिल होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कांग्रेस के आंदोलन का द्वितीय चरण का, जिसका काल 1905 से 1919 ईस्वी तक रहा है। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी। इसी के साथ भारतीय राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्रवादी आंदोलन के उदय में समकालीन अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारक सक्रिय रहे। उदारवादियों ने अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश राज के वास्तविक चेहरे का बेनकाब कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, अकाल, ऋणग्रस्तता आदि सभी का मूल कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हैं। कांग्रेस की नीतियों तथा इसकी उपलब्धियों के प्रति जन असंतोष में भी उग्रवाद के उदय में सहायता मिली। उग्र नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी एवं इटली के अंतरराष्ट्रीय आंदोलनों की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि संवैधानिक तरीके से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इथियोपिया द्वारा सन 1896 में इटली की पराजय तथा सन 1904-05 में जापान द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय अजेयता के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। इन घटनाओं ने राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास जगा दिया तथा अपनी वैश्विक सरकार से संघर्ष को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारक यहाँ पर मैं बताऊंगा जो थे ये इस प्रकार कि ब्रिटिश शासन शोषणकारी नीतियां, कांग्रेस के आवेदन निवेदन की असफलता, पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, लॉर्ड कर्जन के कारनामे। और गर्म दल के जो यहाँ पे नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। ये मैन गर्म दल के नेता थे। यहाँ पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे उदारवादी और गर्मपंथियों के
में, यानी उदारवादी दल के जो नेता थे और गर्मवादी दल के नेता थे, उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। तो उदारवादी दल का जो विचारधारा था कि नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, और जबकि गर्मपंथी जो थे वे स्वराज चाहते थे, वे अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। नरमपंथी संवैधानिक तरीके से प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को हेय समझते थे। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षा व शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि उग्रवादी आंदोलन मध्य एवं निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। उदारवादी धर्मनिरपेक्ष के समर्थक थे, जबकि गर्मपंथी संभवतः उग्रवादी धर्म के साथ राजनीति को छोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। अब यहाँ पर हम जानेंगे बंगाल विभाजन के संबंध के विचार। अभी हमने जाना उदारवादी एवं गर्मपंथियों के अंतर, तो हम जानेंगे बंगाल विभाजन के संबंध में विभिन्न विचार क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य पर स्टैंडर्ड एक पत्रिका था ने बंग भंग को प्रतिवाद को ठोस मामला कहा। मानचेस्टर गार्जियन ने लिखा कि बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने की योजना के लिए उनके समर्थन का औचित्य स्पष्ट करना कठिन है और इसके लिए उन्हें क्षमा करना और भी मुश्किल है। हितवादी ने लिखा, कर्जन ने भारतीयों को अग्नि परीक्षा में डालकर उसका नया जीवन फूंका है। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, बंग भंग द्वारा हजारों लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय भावना को मनमाने ढंग से ठेस पहुंचाई गई है और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। सोनार बंगला ने लिखा, बंगाल के लोग एक होकर उड़ जाएंगे, फिर भी बुलबुल का घोंसला नोच कर उसे गंगा में प्रवाहित कर देंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि घोषणा हमारे ऊपर बम के गोले के भांति गिरी। अब यहाँ पर जानेंगे हम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। यहाँ पे पूर्ण रूप से हम बंगाल विभाजन से और स्वदेशी आंदोलन से, बहिष्कार आंदोलन से बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी। 1905 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। बंगाल विभाजन जो गुलाम भारत की आबादी का 1/4 थी। उस समय बंगाल में आजकल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। यानी उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। भारत सरकार ने बंगाल विभाजन करके एक नवीन प्रांत बनाया, जिसमें बंगाल के चटगांव, ढाका और राजशाही जिला के पूरे क्षेत्र, मालदा जिला, त्रिपुरा का पहाड़ी राज्य, असम सम्मिलित किए गए। इस प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम को नाम से पुकारा गया। भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण प्रशासकीय सुविधा के लिए विभाजन आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी को बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। वह साजिशें रची जाती थी। भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रिसले का कथन था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमजोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं व कमजोर पड़ जाएं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय व अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबारों व पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ा। सन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। घोषणा के तुरंत बाद बंगाल के लगभग सभी कस्बों में विरोध सभाएं स्थापित की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम संजीवनी नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका में बहिष्कार को अपनाने का सुझाव दिया गया। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर से
लागू होगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एक दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने गंगा स्नान किया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तिलक व उनके पुत्र केतकर ने इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन का एक विशेषता यह भी था कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों को उच्च व मध्य वर्ग तक ही सीमित रह गया। स्वदेशी माल सप्लाई के लिए अनेक स्थान पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सर्वप्रथम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्टोर स्वदेशी स्टोर खोला। बंगाल विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में बहुत बड़ा कार्य डॉन सोसाइटी ने किया। यह विद्यार्थियों का संगठन था जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विज लाल राय, मुकुंद दास के लिखे गए गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत को जो गीत लिखा था अमार सुनार बांग्ला, वह 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य अधिपत्य को तोड़ा तथा स्वदेशी पारंपरिक कला व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। सन 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी और ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। हमने यहाँ पे जाना बंगाल विभाजन, उससे जुड़े हुए आंदोलन की प्रमुख बातें, उससे जुड़े हुए व्यक्ति, उससे जुड़े हुए विचारधारा। अब हम यहाँ पर दिल्ली दरबार की बात करेंगे जो हुआ था 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। यहाँ का तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंग विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली बनाई गई जो 1912 में क्रियान्वित हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस विभाजन, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध था। सन 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले ने बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ पर पहला झगड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ। लाला लाजपत राय और तिलक ने इसका विरोध किया, फिर भी नरमपंथी एवं प्रस्ताव को पास करने में सफल रहे। नरमपंथियों व राष्ट्रवादियों के बीच दरार 1906 के अधिवेशन में और बढ़ गई। तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी की अध्यक्ष बना दिया। अंततः मामला शांत हो गया। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने रास बिहारी बोस को प्रत्याशी घोषित बनाया। तिलक बोस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, जिसके लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से पास किया जाए। घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना हो उसे हटा दिया जाए। नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तथा रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और फिर भी नरमपंथी न माने। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की आपत्ति के बावजूद अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे, जबकि राष्ट्रवादी अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नरम दल एवं गरम दल के बीच
जो दूरी बढ़ने वाला कारक था वो क्या क्या था। सन 1893 में तिलक ने गणपति समारोह, गणेश महोत्सव का प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार के लिए किया। सन 1895 में शिवाजी समारोह का त्योहार राष्ट्रीय त्योहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। सन 1895 के पुणे में अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर साफ आरोप लगाया कि वह कांग्रेस का आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। सन 1896-97 महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। अकालग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से मना कर दिया गया और सरकार ने किसानों को भड़काने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। राजनीतिक कारणों से देश के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक बने थे। सन 1883 ईस्वी में जेल गए थे। तिलक ने अपने पर केसरी में 4 जुलाई 1904 के अंक में लिखा कि हमारा श्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा। यदि हम सालों में एक बार मेढक की तरह टर कर सकते हैं तो करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना नरम दल एवं गरम दल के बीच बढ़ती दूरियों के कारण। अब हम यहाँ पर जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे देश में घटित हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें कांग्रेस में गरम दल का विलय, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट तथा होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण है। उन सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। युद्ध काल में कांग्रेस के अधिवेशन जहां पर हुए थे 1914 में हुआ था मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने 1915 में बंबई में, इसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था 1916 में लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसंट ने किया था। कांग्रेस में गरम दल का विलय, तो सन 1908 में से 1915 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही। इसी बीच में कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी आई। सन 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा होकर पुणे आए। गोखले गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से तिलक से मिले। तिलक ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है, वह किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। इस उत्तर में गोखले संशय में पड़ गए। सन 1915 ईस्वी में गोखले व मेहता की मृत्यु हो गई, जिससे कांग्रेस में गरम दल का विरोध ठंडा पड़ गया। सन 1915 में 27 से 30 दिसंबर के कांग्रेस अधिवेशन बंबई में कांग्रेस के संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे गरम दल वालों के शामिल किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट की थी। गरम दल वाले 1907 के बाद पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा ने अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। तो यहाँ पर हमने कांग्रेस में गरम दल का विलय की बात कर रहे हैं, तो इसका विलय जो है लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों का विलय हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार। उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट की। यहाँ पर युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट थी, जिसमें जिन्ना व तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस पैक्ट के कारण थे ब्रिटिश द्वारा तुर्की में युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया। अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में था। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का साथ साथ कार्य करने तथा स्वराज को विचारधारा 1914 में आरंभ हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ बंबई में हुआ। यहाँ मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मजहूरुल हक थे और कांग्रेस के अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। सन 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में साथ साथ हुआ। इसमें लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के एससी मजमूदार थे। दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई, इसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग
पैक्ट कहते हैं। इसमें 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया। अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने तथा यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर प्रभाव डालता है वह उसका विरोध व संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। समझौते में यह निश्चित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और उनमें हित अलग अलग है। आरसी मजमूदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की नींव डाली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में, जिसकी शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। इसकी अध्यक्षता जोसेफ वेपिटिस्टा और सचिव एनसी कलेकर हुए। इसके कमेटी के सदस्यों में जीएस खोपड़े, बीएस मंजे, आरपी करंडीकर थे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार व मध्य प्रांत था। इसका नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद आता है एनी बेसेंट लीग। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की बनाई। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सुप्रू जैसे नेता इनके होम रूल लीग में शामिल थे। तो यहाँ पर हम जानेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ पॉइंट्स। सन 1897 ईस्वी में अपने समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की सजा दी गई। सन 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा गया और जेल में ही उन्होंने रहकर गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ लिखा। उसके बाद उन्होंने आर्कटिक होम इन वेदा की भी रचना की। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कहा, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स कर न देने की भी बात कही। 31 जुलाई से 1 अगस्त 1920 को बीच में तिलक की मृत्यु हो जाती है। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। तो एनी बेसेंट ने 2 प्रमुख समाचार पत्र चलाए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसके थ्रू उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम रूल लीग अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी और रामास्वामी अय्यर इनके सचिव थे। तो स्वामी अय्यर इनके सचिव थे, यहाँ पर इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखें तो मॉन्टेग्यू घोषणा आता है। मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें तो तिलक के भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश से भरी थी। तभी 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा के कांग्रेस ने असंतोषजनक व निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस का अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। मॉन्टेग्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही इसको प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन सन 1918 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बंगाल विभाजन कर बनाए गए। नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर बेमफील्ड फुलर को बनाया गया था। उसके बाद देखें बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता पत्र संध्या था। सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहीं पर पहली बार कांग्रेसी स्वराज की मांग की गई। कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने
अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। सन 1908 में तिलक को रिम्स हॉर्डिंग नामक जहाज से मांडले भेजा गया। सन 1906 में गठित अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। सन 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जिसे रद्द कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कॉमरेड का बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया। सन 1908 में तिलक का गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। सन 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहां से यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तो हमने यहाँ पर जाना कांग्रेस से ये द्वितीय चरण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जो कि क्रांतिकारी रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में 2 समानांतर आंदोलन चले। पहला संवैधानिक आंदोलन जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी और दूसरा हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष था जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण थे। यहाँ पर क्रांतिकारी की बात हम करेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, ऐसे क्रांतिकारी जो यहाँ पर खून खराबा की बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों, कांग्रेस के निवेदन की नीतियों की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्ण दमन, इन सभी कारणों का परिणाम था क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ और इसका देखें तो प्रथम चरण जो है क्रांतिकारी आंदोलन का 1857 ईस्वी यानी 1897 को माना जाता है। यानी महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत लें तो 1897 में व्यायाम मंडल जो स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना सन 1897 ईस्वी में दामोदर हरि चापेकर एवं बाल कृष्ण हरि चापेकर बंधु ने पूना में की थी। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीति था। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 को रेड एवं आर्यस्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद आता है एक अभिनव भारत कमेटी जो 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य बने। सन 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की शाखा महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक के मध्य प्रांत में भी फैली थी। सन 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने का कारण आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और अनेक लोगों के साथ उन पर मुकदमा चला जिससे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। उसके बाद आता है बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। सन 1930 ईस्वी में इनकी स्थापना कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इसके अध्यक्ष प्रमनाथ मित्र एवं उपाध्यक्ष अरविंद घोष एवं चित्तरंजन दास थे। वरिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। अनुशीलन समिति के वरिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्रिका प्रारंभ किया। सन 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्यवश से जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बेटी थी, दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई। ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी
स्वयं को गोली मार ली। उसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश यानी पंजाब एवं दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, भारत माता समिति गठित हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जितेंद्र मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की। इसके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अंबा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद्र जैसे क्रांतिकारी जुड़ गए। अजीत सिंह ने मोहब्बीनो वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। जतेंद्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथों में आया। मास्टर अमीर चंद्र के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, मनमत विश्वास आदि जोड़े गए। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, यहाँ पर हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और इसका मुख्य पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहारवर्दी थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई। उसके बाद देखते हैं पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा का सहयोगी मैडम भिखाजी कामा थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। सन 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ पर इन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया। यहाँ पर इन्होंने भारत की राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। और देखें तो अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन चला था गदर आंदोलन। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। इस दल ने गदर नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया। आरंभ में यह उर्दू एवं गुरुमुखी में प्रकाशित होता था, बाद में यह हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तोसा मारू कांड। यहाँ पे एक पॉइंट है तोसा मारू कांड, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। गदर दल के कुछ सदस्य तोसा मारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे, यानी कामागाटा मारू या तोसा मारू कांड एक ही है। जब सिंगापुर में रुका तो वहां एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय की भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया। तिरंगा झंडा फहराया। इसे सिंगापुर क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। तो तोसा मारू कांड जो सिंगापुर से रिलेटेड था। उसके बाद आता है कामागाटा मारू कांड। यहाँ पर तोसा मारू कांड अलग है और कामागाटा मारू कांड अलग है। इस कांड कामागाटा मारू कांड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कांड के नेता पंजाब गुरु दित्त सिंह थे। उन्होंने मार्च 1914 में एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था और हांगकांग से इसमें 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित बैंकपुर को रवाना हुआ। 23 मई 1914 को यह जहाज बैंकपुर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। 23 जुलाई 1914 को यह जहाज बैंकपुर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बकरतुल्ला ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। जो सन 29 सितंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिससे पुलिस कार्रवाई हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्री को जेल भेज दिया गया। गुरुदित्त सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिम सरकार दिसंबर 1915 की।
अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़क सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेश यात्रा इन्होंने की थी। ये जर्मन सम्राट विलियम कैंसर से सहायता के लिए मिले। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा बकरतुल्ला प्रधानमंत्री बने। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी। यह सरकार 1919 ईस्वी तक चली। तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो यह वीडियो पार्ट 4 है। यह हमने यहाँ पर अंतरिम सरकार दिसंबर 1915 तक कंप्लीट किया। आगे हम करेंगे द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि अगले वीडियो ने पार्ट 5 में हम करेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।